हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। इस द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। कल तक हमने विभिन्न प्रकार के वादों को पढ़ा, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आज से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है विभिन्न प्रकार की शैक्षिक विचारधाराएं। तो क्या है शैक्षिक विचारधाराएं? शैक्षिक विचारधाराओं के अंतर्गत हम लोगों के सिलेबस में दो प्रकार की विचारधाराएं रखी गई हैं। एक को कहते हैं भारतीय विचारक की विचारधाराएं और दूसरे को कहते हैं पाश्चात्य विचारकों की विचारधारा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या कहता है। तो भारतीय के अंतर्गत हमको पढ़ना है महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को, गिजू भाई बघेला को और एक रविंद्रनाथ टैगोर को। तो चार प्रकार की विचारधाराएं हमें भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़नी है और पाश्चात्य के अंतर्गत हमको पढ़ना है प्लेटो को, पाश्चात्य के अंतर्गत हमको पढ़ना है रूसो को, पाश्चात्य के अंतर्गत पढ़ना है हमें मारिया मॉन्टेसरी को और सुकरात को। तो ये विचारधाराएं क्या हैं हमारे सिलेबस में रखी गई हैं और हम सबसे पहले शुरू करेंगे भारतीय विचारकों की विचारधाराएं, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विद्वानों ने, भारतीय विचारकों ने किस प्रकार का योगदान दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। हमने बताया भारतीय दृष्टिकोण में जो शिक्षा का प्रयोजन है या भारतीय जो मीमांसक हुए, विचारक हुए, विद्वान हुए, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। अब हमने इसमें भी कुछ पॉइंट बनाए हैं। इस पॉइंट के अंतर्गत चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे राधा कृष्णन हों, चाहे गिजू भाई बघेला हों, इन सब को हम एक ही पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। और वो पॉइंट क्या है इसको हम पहले लिख लेते हैं और उसके बाद एक एक पॉइंट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचारकों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो गई भूमिका, दूसरा पॉइंट हो गया शिक्षा का अर्थ, तीसरा पॉइंट हो जाएगा पाठ्यक्रम, चौथा पॉइंट हो जाएगा शिक्षण विधि, पांचवा पॉइंट हो जाएगा अनुशासन एवं दंड, छठवां पॉइंट हो जाएगा गुरु शिष्य, सातवां पॉइंट हो जाएगा स्त्री शिक्षा, आठवां पॉइंट हो जाएगा हमारा उद्देश्य। तो ये हमारे 8 पॉइंट बनते हैं और इसी पॉइंट के अंतर्गत हम महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ेंगे। ये जो यही हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तो हम लोग इन 8 पॉइंट के अंतर्गत
सारे विचारकों की विचारधाराएं शिक्षा के प्रति क्या हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का जो हमने पहला पॉइंट लिखा है, भूमिका। भूमिका के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, कब इनका जन्म हुआ, इनके माता कौन थे, इनका पिता कौन थे, विवाह कब इनका किससे हुआ, इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और इनकी मृत्यु कब हो गई। तो अर्थात जिस विचारक को पढ़ेंगे उससे संबंधित जो जानकारियाँ, उसके जीवन काल से संबंधित जानकारियाँ हम भूमिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विचारकों, जिस विचारक को पढ़ रहे हैं उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया है उसको पढ़ेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, कि महात्मा गांधी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने या स्वामी विवेकानंद ने या आपके गिजू भाई ने, इन्होंने क्या पाठ्यक्रम हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किया, इसको देखेंगे। शिक्षण विधि किस प्रकार से पढ़ाया जाए इस पाठ्यक्रम को, उसको देखेंगे शिक्षण विधियों के अंतर्गत। कि महात्मा गांधी अनुशासन और दंड के प्रति कैसे हैं, विवेकानंद कैसे हैं, गिजू भाई कैसे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं अनुशासन में, इन सब अनुशासन एवं दंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। कि तत्कालीन समय में ये गुरु और शिष्य को कैसे देखते हैं और गुरु शिष्य के संबंधों के प्रति किस प्रकार से ये अपने विचार व्यक्त करते हैं, इसको देखेंगे। कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके स्वामी विवेकानंद, गिजू भाई, इन्होंने क्या स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया, इस प्रकार की विधान को हम लोग देखेंगे। और 8वां उद्देश्य, कि इनकी शिक्षा का क्या उद्देश्य था, इनकी विचार देने का मतलब, शिक्षा के प्रति झुकाव और विचार देने का क्या मतलब था, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, इसको देख करके हम लोग सारे विचारकों को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, भूमिका। भूमिका मतलब महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो भूमिका में देखते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान। तो जन्म देखेंगे। किसी भी विचारक को पढ़ने से पहले उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसको जानना अनिवार्य होता है। तो वह विचारक आएगा तभी विचार देगा। तो विचारक जो महात्मा गांधी थे, इनका जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और पुत्र, इनके 4 पुत्र थे, हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और चौथे थे देवदास गांधी। तो क्या हम देख रहे हैं इनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जीवन काल से संबंधित, उसको देख रहे हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई, तथा 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष के जब ये हुए तो उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया।
इस कस्तूरबा गांधी से जो पहला पुत्र हुआ उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद इनके 4 पुत्र हुए, हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। तो ये 4 पुत्र हुए। उसके बाद जो है ये अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ गुजरात के में लेने के बाद ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से शिक्षा दीक्षा दे करके आए। उसके बाद 1896 में ये जाते हैं साउथ अफ्रीका। ये इनके जीवन का मोड़ आता है 1896। ये जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ एक अभूतपूर्व घटना घटती है। घटना ये घटती है कि वहाँ वो ट्रेन में सफ़र करने के लिए फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेते हैं, लेकिन जब उसमें जाते हैं बैठने के लिए तो गोरे लोग जो अंग्रेज होते हैं वह उन्हें उस कोच से बाहर स्टेशन पर फेंक देते हैं। और बाहर पर स्टेशन पर फेंक देते हैं तो इनके मन में बहुत आत्मग्लानि होती है। वहीं पर एक संकल्प कर लेते हैं कि मैं जब तक इन गोरों को अपने देश से बाहर नहीं फेंक दूंगा तब तक मैं चैन से जीऊँगा नहीं। तो हुआ क्या, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ही इन्हें एक गुरु की प्राप्ति हुई और उस गुरु का नाम था लियो टॉलस्टॉय, जो इन्हें आध्यात्मिक गुरु थे। इनके क्या नाम था? गुरु जो आध्यात्मिक थे, इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम लियो टॉलस्टॉय था। और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो आध्यात्मिक गुरु लियो टॉलस्टॉय, तो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो गरीब वर्ग था, जो इनसे जूझ रहा था, जो काले लोग थे, उनको मुक्त करने के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया और वहाँ भी इन्होंने उनसे स्वतंत्रता प्रदान की। और इन्हीं गुरु के नाम पर सन 1914 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक आश्रम की व्यवस्था की, जिसे टॉलस्टॉय आश्रम के नाम से जाना जाता है। टॉलस्टॉय आश्रम कब इन्होंने की? 1914 ईस्वी में। कहाँ की? डरबन में। डरबन मतलब दक्षिण अफ्रीका। डरबन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपने गुरु के नाम पर टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की और सन 1915 में ये भारत वापस आए। वहाँ से पढ़ करके ये वकील की पढ़ाई करने गए थे और पढ़ करके 1915 ईस्वी में क्या हुए? भारत आए। और भारत आने के बाद सन 1915 में ही इन्होंने क्या है? साबरमती आश्रम की स्थापना की। गुजरात के तट पर इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब इनकी प्रमुख उपलब्धियां और आंदोलन जान लेते हैं। क्या है? यहाँ से शुरू होता है इनका भारत का राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रचार प्रसार और अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति होने का एक कार्य यहाँ से शुरू होता है। सन 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की जब स्थापना की तो सन 1917 में, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, सन 1917 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। सन 1918 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा से एक आंदोलन चलाया जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। सन 1920 में भी इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। सन 1930 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे सविनय
अयोध्या आंदोलन और दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दांडी आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ लिख देते हैं, सन 1931 में गांधी के साथ तत्कालीन एक समझौता हुआ इरविन के साथ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। सन 1937 में इन्होंने एक शिक्षा पद्धति विकसित की, जिसे वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा योजना प्रारंभ की या बनाई। सन 1942 में इन्होंने एक आंदोलन किया, उसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इनके अथक प्रयासों से आप जानते हैं 15 अगस्त सन 1947 को 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए? आज़ाद हुए। भारत आज़ाद हुआ और 30 जनवरी मृत्यु जो इनकी हुई, 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मार करके इनकी हत्या कर दी गई। तो ये इनका थोड़ा सा हल्का सा जीवन परिचय था। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारी स्वतंत्रता के लिए दिया है। जिस प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनके श्रेणी में आते हैं और उनको फांसी चढ़ा दी जाती है, तो लेकिन ये सत्याग्रह अहिंसा के एवं सत्य के पुजारी थे, इसलिए इनके केवल जेल में डाला जाता था तो जनता विद्रोह कर देती थी, फिर से उन्हें जेल से निकाल दिया जाता था। तो हुआ क्या, आप देखते हैं गांधी जी के बारे में हमने बताया, क्या बताया? जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, और 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से एक पुत्र जन्म लेता है। थोड़ी दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस कस्तूरबा गांधी और करमचंद गांधी से गांधी, महात्मा गांधी के 4 पुत्र जन्म लेते हैं, जिनका नाम है हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। ये पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड से वापस आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और दक्षिण अफ्रीका जो है जाते हैं तो उनके साथ जो घटना घटी हम बताए थे, ट्रेन से बाहर फेंका गया, वहीं पर उन्होंने प्रण लिया मैं गोरों को अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। इस प्रकार से प्रण लेकर के गोपाल के गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इन्हें तुरंत ही भारत बुलाया। उसके आने से पहले 1914 में इन्होंने एक आश्रम की व्यवस्था कर डाली थी, उसमें जिसे टालस्टाय आश्रम के नाम से जाना गया, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब देखते हैं, जब ये भारत आते हैं तो सबसे पहले ये साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1915 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में इन्होंने एक आंदोलन किया, जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। तत्कालीन वहाँ अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, नील की खेती के लिए एक पैसा क्या कर दिया था, बांध दिया था, इससे अधिक पैसा नहीं मिलेगा। आप कितना भी दें, किसी भी प्रकार से दें, इससे अधिक पैसा मिलने वाला नहीं था। इसलिए वहाँ के किसानों की गुजारिश के द्वारा इन्हें बुलाया गया और आंदोलन के लिए तत्पर हुए, और सारे किसानों ने इनका साथ दिया। तो क्या हुआ, वहाँ पर नील की खेती से जो प्रतिबंध लगा था वह हट गया। फिर उसके बाद आते हैं गुजरात के खेड़ा में भयंकर बाढ़ आती है, और भयंकर बाढ़ आने में फसलें तबाह हो जाती हैं। तब भी वहाँ अंग्रेज सरकार किसानों से कर्ज लेने के लिए क्या होती है, जाती है।
कर्ज लेती है तो किसान असहाय होते हैं, कर्ज नहीं दे पाते हैं, तब भी वहाँ गांधी जी ने आगे आकर के एक आंदोलन किया उन कर्ज मुक्ति के लिए, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी उन करों के नियमों में संशोधन करते हुए इनकी बात को मानी, तो खेड़ा आंदोलन था। और उसके बाद जैसे ही खेड़ा आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद रोलेट एक्ट भारत में आया। रोलेट एक्ट भारत में आया तो एक घटना हुई 13 अप्रैल सन 1919 में। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग, आप नाम सुने होंगे, जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा थी जिसमें 24-2500 औरतें, पुरुष और बच्चे इकट्ठे थे और उसका विरोध कर रहे थे। और उसी तरह तत्काल जनरल जो डायर था, जनरल डायर, ये निहत्थे एवं असहाय पुरुष, बच्चों एवं स्त्रियों पर क्या कर दिया, गोली चला दिया। और एक विशाल पार्क में वो क्या हो रही थी, सभा हो रही थी जिसका एक ही गेट था, और गेट के सामने से क्या गोली चला दिया, जिसमें हजारों के हजारे निसहाय लोग मारे गए। अब मारे गए वहाँ पर, तो एक कारण ये भी था असहयोग आंदोलन की उत्पन्न का। तो 1920 में इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। भारतीयों के मन में वो पीड़ा दबी हुई थी जो असहाय रूप से उन पर गोलियां चलाई गई थी, उनके बच्चों पर, स्त्रियों पर। तो हुआ क्या, जब ये असहयोग आंदोलन चलाने लगे तो वही हुआ जिसका डर था। 1922 चौरी चौरा नामक स्थान पर एक कांड होता है जिसमें एक थाने का अफसर और 21-22 पुलिस वालों को ये भारतीय जिंदा जला देते हैं, जलाकर मार देते हैं। तो ये 1922 की घटना चौरी चौरा कांड के नाम से हमारे इतिहास में दर्ज है। जिस प्रकार से 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारत को मारा गया, उसी प्रकार 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटती है जिसमें भारतीय अंग्रेजों की टुकड़ियों को, जो एक अफसर था और 21 लोग थे, इनको जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं। वहीं पर ये जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। फिर 1922 के बाद से फिर से असहयोग आंदोलन शुरू होता। अब देखते हैं डांडी आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी क्या है, गुजरात से ही शुरू हुआ था इनका डांडी आंदोलन। और इन्होंने 240 किलोमीटर 77 लोगों के साथ नमक के कर के विरोध में प्रदर्शन किया था। और उन्होंने समुद्र के तट पर जा कर के स्वयं नमक का निर्माण किया और दिखा दिया कि अंग्रेज़ों के द्वारा, कर के द्वारा जो दिया गया नमक है वो हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का आंदोलन डांडी या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो लास्ट उपलब्धि थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, सन 1942 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो नाम का एक आंदोलन किया। और ये इतना अंग्रेज इनसे प्रभावित हुए क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। तो आप देख रहे हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद जब देश का बंटवारा, उससे पहले 1946 में हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुश नहीं हुए गांधी जी से। और गांधी जी से खुश नहीं होने के कारण उसी में से एक हत्यारा निकल करके आता है जिसे नाथूराम गोडसे के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने गांधी जी को 3 गोलियां मारी और तत्काल ही गांधी जी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले गांधी जी का एक शब्द था जिसे हे राम के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप देखते हैं जहाँ भी राजघाट की समाधि है वहाँ गांधी जी की समाधि के ऊपर हे राम लिखा हुआ है। हे राम का मतलब ये गांधी जी के अंतिम शब्द थे। इनका जो प्रिय वचन था वो यह था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। तो ये गांधी जी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला। ओके।